बाला में क्या था कि अमर भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त, हमने साथ में एक एक्टिंग वर्कशॉप की थी। तो अमर भाई का एक दिन कॉल आता है कि अग्रज एक काम कर, तो मैंने बताइए। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी बाला की कि इसको थोड़ा कनपुरिया टोन कर इसको। तो मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट कनपुरिया करी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बॉम्बे आ सकते हो, तो मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ। तो उन्होंने बुला लिया मुझे। आयुष्मान करना क्या था कि आयुष्मान को ट्रेनिंग देनी थी, कानपुर की लैंग्वेज आयुष्मान को कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद आयुष्मान भाई कानपुर आए और मतलब इतने हम्बल व्यक्ति की जब मुझे देखा उन्होंने कि मैं हूँ वहाँ पे, मुझे मिले, मुझे हक किया। उसके सडनली उनको एक यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रेस में बुलाया गया उन्हें, और वहाँ से उनको जाना था। तो इतनी तेज़ धूप थी, तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा बाइक से हूँ। तो उन्हें मेरी बाइक किनारे खड़ी करवाई कहीं पे और बोले आप मेरे साथ कार में बैठ के चलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और सिनेमा जो है वो अब मुंबई की गलियों से निकल करके छोटे शहरों की तरफ बढ़ा है। कानपुर आया है, लखनऊ आया है। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी आश्रम, उसमें एक किरदार निभाया है कोच का। अग्रज पांडे सर हैं मेरे साथ। इसके अलावा अग्रज सर ने कई और बड़ी फिल्में की हैं, जैसे बाला में आपने देखा होगा, कनपुरिया आपने देखी होगी, रंगबाज देखी होगी। लेकिन आश्रम वेब सीरीज़ में जो उनका किरदार है उसको बहुत सराहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर जैसे शहर में रह करके जब आप सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ते हैं तो एक अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि ये चीज़ें, ये जो सफ़र तय हुआ है, ये सफ़र कैसा रहा, और सिनेमा में ये आपका जो अनुभव है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव इसको कहेंगे, क्योंकि लगभग बहुत सारे कलाकारों का चयन हुआ, ऑडिशन हुआ, और उसमें जब मेरे पास कॉल आई कि प्रकाश झा सर की वेब सीरीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो और बाकी इतने बड़ा लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने का एक सपना था जो पूरा होता दिख रहा है, साकार हुआ। बस यही एक सुखद अनुभव है। जैसे आश्रम जो वेब सीरीज़ है उसकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म के बीच की जो साठगांठ है उस पर बनी हुई है। तो ये एक वेब सीरीज़ है, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में हम इसी चीज़ को देखते हैं तो क्या लगता है कि ये वाकई एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो इस भेद को खोलती है? प्रकाश झा सर का जो काम है या उनकी जो लेखनी है वो ऐसे ही सब्जेक्ट को छूती है। आपने राजनीति देखी हुई, चक्रव्यूह देखी होगी, गंगा जल देखी होगी, तो रियलिस्टिक घटनाओं को लेकर चलते हैं। आश्रम में भी उन्होंने सेम फ्लेवर दिखाने की कोशिश करी है। और राघव जी ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो है, अगर आपके सामने आ रहा है तो राजनीतिक साठगांठ है, और क्या बोलते हैं, मंदिरों की आड़ में, धर्म की आड़ में जो धंधे चल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं तो विद्रूप है वो, तो वो आ रहा है, वो ही दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं ये बात भी बता दूं कि एक लंबे समय तक मैं अग्रज सर से थिएटर सीखता रहा। मैं दिल्ली में देखता हूँ, मंडी हाउस में देखता हूँ, या तमाम सिनेमा के छात्रों में देखता हूँ, उनको कैमरे में घुसने का एक बड़ा रुचि है। लेकिन जो एक सफ़र थिएटर से हो करके सिनेमा की तरफ जाता है वो लंबा है, लोग उसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अगर सिनेमा के भीतर आपको जाना है तो कला पे सीखना कितना ज़रूरी है और कैमरे पे देखना कितना ज़रूरी है? ये दोनों चीज़ें अपने आप में कैसे अलग हैं? देखिए, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, पहला सब्जेक्ट है। और जो लोग भी आ रहे हैं ड्रामा करने, थिएटर करने, रंगमंच करने, मेरे पास भी 2500 लोगों को फ़ोन आते हैं कि सर थिएटर करना है। तो सबसे बड़ी होती है, आप किसी काम को शिद्दत से करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और रहा थिएटर और सिनेमा के बीच का जो अंतर, वो ये है, आप लाख थिएटर कर लीजिए, है ना, मन से करिए, लेकिन जब आप सिनेमा में जाएंगे तो आप वहाँ जाके शून्य है। फिर सिनेमा में फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि थिएटर में आपकी पूरी बॉडी को लोग देखते हैं, पूरे जेस्चर्स को आपको लोग देखते हैं। सिनेमा में केवल आपका ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा आँखों तक जाएगा, चेहरे तक जाएगा, या ज़्यादा चेस्ट तक जाएगा, कहीं एक मास्टर शॉट में आपका लॉन्ग दिखाया जाएगा। तो यही बहुत बड़ा अंतर है। और नज़रिया ये है कि जिसको भी बनना है वो अपने अंदर पेशेंस रखे, सब्र का फल मीठा। ये है थिएटर से सिनेमा का सफ़र। आप अपने काम को लगे रहिए, सीखते रहिए कुछ भी। यहाँ क्या है कि आज का जो यूथ है, राघव जी बुरा मत मानिएगा, उसको शॉर्टकट चाहिए। वो 2 दिन के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना चाहता है, 4 दिन के अंदर उसको इरफान खान बनना है ना। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मतलब मैं उदाहरण भी दूंगा कि लोग आते हैं मेरे पास, सर सीखना है। जब मैं उनको अपनी फ़ीस बताता हूँ तो हमसे कहता है कि सर आप तो रेपुटेड है, हमने रेपुटेड है इसीलिए फ़ीस मांग रहे हैं आपसे। और उसके बाद क्या होता है कि वो मतलब फिर आता ही नहीं है, रुख ही नहीं करता मेरी तरफ और तुरंत मुंबई चला जाता है।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वो है, जिसको भी आना है वो ये समझ के आया कि भैया लंबी यात्रा है, मेरा भी 20 साल का सफ़र है, अब जाके चीज़ें हमें मिलनी शुरू हुई हैं। तो बस आप लगे रहिए, आप हार मत मानिए। आप लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उससे बिल्कुल मत डरिए। आप पेशेंस के साथ अपने एम पर लगे रहिए, हमें करना क्या है। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल है, कानपुर के भीतर जो सिनेमा का अब एक नया दौर शुरू हुआ है, बाला शूट हुई, रात अकेली है, कनपुरी है, तो कानपुर के तमाम छात्र आपसे सीखते हैं। मैं ऐसे बड़े छात्रों की संख्या गिना सकता हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा छात्र जिन्हें मैं जानता हूँ। आपने मुझे भी लगभग एक मुफ्त ही सिखाया है। हाँ, तो ये आप क्या क्या नज़रिया रहता है जब आप किसी छात्र को मुफ्त में इस सिनेमा या थिएटर सिखाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्यों कानपुर के उन छात्रों की आपसे क्या उम्मीदें हैं और आप उन छात्रों से क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीद कि मेरे पास जो बच्चा आता है उसको हम ये पूछते हैं, भैया कि ये बताओ पहले कि पापा क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, क्यों पापा क्या करते हैं, कि मतलब पीछे बैकग्राउंड आपका क्या है, ठीक है। आप बम्बई जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या अगर अंदर पैशन नहीं है तो आप किसी फील्ड में कुछ भी कर लीजिए, आपका कहीं भी भला नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते का उदाहरण बता रहा हूँ, एक लड़के से मैंने ये पूछ दिया कि आप लिटरेचर कितना पढ़ते हैं। तो बोला सर वो नॉर्मल पढ़ लेते हैं। तुमने आप एक्टिंग के प्रति कितने पैशनेट हैं? तो कहता है कि वो पार्ट टाइम है। तुमने पार्ट टाइम है फिर क्यों अपना ड्रीम देख रहे हो, ये है ना। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, चाहे ड्रामा हो, कविता हो, कहानी हो, ठीक है, ये सब ईश्वरी देन है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। अभिनय भी यही कहता है। तो है क्या कि जब तक आपके अंदर से इच्छा नहीं होगी, आपकी दृढ़ शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास जो लड़के आते हैं, हमें उनसे यही उम्मीद होती है कि जाओ खेलो इतने बड़े महासागर में, बॉम्बे में, ठीक है, बन जाना कुछ, तो नाम ले लेना, यहाँ सर ने सिखाया था। बस यही अपनी छोटी सी उनसे वो रहती है। बाकी लड़के हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अपने संबंध हैं। कोई एडी बन गया है, कोई डायरेक्शन में चला, कोई एसोसिएट कर रहा है, तो बस ये चल रहा है ऐसे। अच्छा, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप लगभग थिएटर में भी आपका बड़ा नाम रहा, सावधान इंडिया से आपने चीज़ों को शुरू किया। आप डायरेक्शन भी देखते हैं, आप डायलॉग भी लिखते हैं, आप अभिनय भी करते हैं। तो ये जो ऑलराउंडर बनना होता है, जो चीज़ आप मुझसे भी, जब मैं सिनेमा सीखता था या मैं थिएटर सीखता था, तो आप मुझसे भी कहते थे कि किसी एक चीज़ को मत सीखो, उस पूरी प्रक्रिया को सीखो जिससे सिनेमा बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस सीखना और किसी एक चीज़ में मास्टर होना, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है? मास्टर होना, अगर आपके अंदर क्राफ्ट का काम आता है आपको, ठीक है, आपको लेखनी आती है, आप अपने काम करते रहिए। मैंने कहा ना, आप जैसे अब लिखना है कि मान लीजिए हम इस नाव पे ही कविता लिखना है, तो आज मैंने एक नाव देखी जो नदी पे खड़ी थी, ठीक है। तो मास्टरी इस चीज़ की रखिए कि आपका मन किस काम में लगता है। अगर आप इतना सारा वो लेके चल रहे हैं, जैसे रंगमंच किया, रंगमंच बहुत सारी कलाओं का समावेश है, संगम है ना, बहुत सारी चीज़ों का कला है। अगर आप मल्टी टैलेंटेड है तो बम्बई जैसे सिटी में आप भूखे नहीं मरेंगे। एक्टिंग में अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि जो जिसको देखो, हर बच्चे का सपना क्या है, एक्टर बनना है, अपने मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन बनना है। तो आप कितने दिन सर्वाइव करेंगे? मेरा वही सवाल फिर से आता है कि पापा क्या करते हैं, है ना। तो पापा क्या करते हैं, पीछे मोटिव यही कि आपके घर वाले आपका कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप इंजीनियरिंग के लिए फीस मांग लीजिए, MBA के लिए फीस मांग लीजिए, ठीक है, आप साइंटिस्ट बनने के लिए मिल जाएगी। आप कहेंगे मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, तो ब्लाइंड गेम कोई नहीं खेलना चाहता है। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ परिवारों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में, कि आप जहाँ 18, 19, 20 के हुए तो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा स्थापित हो जाए, हाँ। हैं, और जल्दी हम इसकी शादी करें, बहू आए और पोता खिलाएं, ठीक है, ये मेन ड्रीम होता है, ठीक है। और रिश्तेदार आपके चरस बोलना शुरू कर देंगे कि माफ़ करिएगा, कनपुरिया लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ त्रिवेदी क्या बात है, आपका लड़का अभी तक माइक पकड़े हुआ है, अभी इंटरव्यू लेता है, नौकरी कब करेगा ना। तो ये एक्सेप्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? आपके साथ का कोई लड़का इंजीनियर बन गया, कोई IAS बन गया, कोई कुछ बन गया है, और अभिनय की जो रास्ता है अभिनय का, ये ब्लाइंड है, ये पता नहीं कब जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, कब मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो मेरा यही कि अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आप आर्ट का काम करके, आप लाइटिंग का काम करके, आप कैमरे का काम करके, कैमरे में आप अटेंडेंट भी हैं, तो भी आप 200-500 रोज़ कमा ही लेंगे। इसलिए आप मास्टरी आप अभिनय में रखी है, लेकिन ये काम साइड में इसलिए सीखते चलिए, चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से रोटी मिल जाएगी, यहाँ से नहीं तो यहाँ से रोटी मिल जाएगी। इसलिए मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे अभी एक बात मैं ये आपसे करता, अगर आप खुद ना करते, कि आजकल का छात्र या जो युवा है वो अभिनय को अपने करियर की तरह देख रहा है। पहले से करियर की तरह नहीं देखते थे। तो लेकिन इसमें एक बड़ा बैरियर ये है कि जो गार्जियन है, जो और ये पीढ़ी है, इसके बीच एक कम्युनिकेशन गैप है और एक सोच का गैप है।
तो गार्जियंस को एक ऐसा कुछ मैसेज दीजिए माँ बाप को कि जब कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे अभिनय करना है, मुझे एक्टर बनना है, तो वो उस सोच को कैसे ट्रीट करे। हालांकि एक बड़ी शंका ये रहती है कि आप 8 साल बाद 10 साल बाद फ्लॉप हो जाते हैं, ये डर है, लेकिन ये डर तो हर फील्ड में है। तो गार्जियन उस सोच को, उस सपने को कैसे ट्रीट करे। सपने को ऐसे ट्रीट करते कि IIT वालों का एक अपना चैनल है TVF करके। तो ऐसा नहीं है कि आपका ड्रीम मर रहा है या आपका सपना मर रहा है, आप नौकरी पे लग जाइए, आप किसी भी काम पे लग जाइए, लेकिन जो आपकी वो टैलेंट है, चाहे कविता लिखने का हो, कहानी पढ़ने का है, उस टैलेंट को आप जगाए रखिए, वो करते रहिए। गार्जियन से यही कहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है ना, तो अभी चैनल्स ने क्या किया, चैनल्स ने 2 चीज़ों को खूब हाइप की रखी है। म्यूज़िक का, मतलब अपने बेटे को हर आदमी सिंगर बनाना चाहता है, बेटी को सिंगर बनाना चाहता है, डांसर बनाना चाहता है, डांस कराना चाहता है। अभिनय में भी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वही है ना कि हर आदमी एक्टर बनना चाहता है। बहुत अगर उस लड़के के अंदर से इच्छा है कि पापा हमको एक्टर बनना है, और माँ बाप उसको सही में फोकस देते हैं। और दूसरा कि स्कूल्स में से ड्रामा, जैसे संगीत का टीचर रखा जाता है और नृत्य का टीचर रखा, ऐसे ड्रामा के टीचर रखे जाने चाहिए, अभिनय के टीचर रखे जाने चाहिए। आप NSD कॉल करिए, आप BNA में कॉल करिए, है ना, वो वहाँ से अपने एक्सपर्ट्स भेजेंगे। तो वो जो बचपन से आएगा ना, फिर वो इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद, जो आपके स्कूल्स में ग्रेजुएशन के बाद जो ये लोग राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय का फॉर्म भरते हैं, तो वो प्रोसेस आ जाएगा, देन वो करके और बॉम्बे निकल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है सर कि जैसे अभी कनपुरिया भाषा की बात हुई, भौकाल है, कंटाप है, रंगबाजी है, लोग बड़ा फैसिनेट हो रहे हैं इस लैंग्वेज को सुन करके। और अब सिनेमा कानपुर और लखनऊ की भाषा को भी अडॉप्ट कर रहा है धीरे धीरे। पहले जो सिनेमा की एक एलीट लैंग्वेज हुआ करती थी, अब उसमें देसीपने ने अपनी घुसपैठ कर ली है। तो ये देसीपन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा लगता है? ये ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे BR फिल्म्स हैं, बल्ला चोपड़ा जी की, यशराज फिल्म थी, उन्होंने वो पंजाब लेके जाते ज़्यादातर फिल्म में, पंजाब के खेत और पंजाब के गांव, पंजाबी बैलगाड़ियाँ, ये दिखाते थे। उनकी हर कहानी में, चाहे नया दौर हो, चाहे वीर जारा हो, उन्होंने हर जगह पंजाब को खूब प्रमोट किया। वैसे ही अब जो नया यूथ गया बॉम्बे, उसने देखा यार हमारे मोहल्ले में तो शूटिंग हो सकती है, हमारे में तो शूटिंग हो, अपनी लैंग्वेज क्यों ना चलाएं, ठीक है। फिर जो नए राइटर आए, छोटे शहरों से पहुँचे, उन्होंने कहा नहीं यार, ये अलीगढ़ की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, कानपुर की लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। तो निर्माताओं को पसंद आया, निर्देशकों को पसंद आया। अब कानपुर, जैसे अभी आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, लॉकडाउन के दौरान करीब पूरे इंडिया में 40 करोड़ लोगों ने एक ऐप डाउनलोड किया, उस ऐप का नाम नहीं लूँगा, और जिसमें कि वो 2.5 करोड़ लोग यूपी से थे जिन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया, पूर्वी यूपी से, सॉरी। तो अब सारे निर्माता इधर ही देख रहे हैं, यूपी साइड में, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज मिलेगी। अच्छा, होता क्या है, इसलिए भी और फर्टाइल हैं छोटे शहर, मतलब छोटे शहर या उनकी लैंग्वेज इसलिए भी और फर्टाइल है। एक तो अपनी ज़बान है, ठीक है, कनेक्ट कर पाता है, दर्शक खुद को कनेक्ट कर पाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि छोटे शहरों में आके ना उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ सस्ती मिल जाती हैं। हाँ। गाड़ी चाहिए, होटल चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, मतलब जो कॉस्टिंग है, जो हाँ, बजटिंग है, वो कम हो मतलब बॉम्बे की अपेक्षा वो थोड़ा कम हो जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है, स्मूथली है, ठीक है। वहाँ आपको हर जगह पैसा नहीं, यहाँ हर जगह पैसा नहीं देना है, यहाँ आपको सप्रेम चीज़ें मिल रही हैं, है ना, लोग मिल रहे हैं आपसे। यहाँ का आदमी आंखों पे बिठाता है आपको, यही उसके पीछे पूरा वो है। अच्छा, एक मतलब आखिरी सवाल इसे समझिए या मुख्य सवाल समझिए। सुशांत की आत्महत्या या हत्या के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हुई है। ये बहस हर 5 साल में एक बार शुरू होती है जब कोई एक्टर सुसाइड करता है, और साल भर तक ये बहस रहती है, फिर ये बहस कहीं खो जाती है। तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म है या नहीं है, ये सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि ये दर्शक जानता है। मैं ये सवाल करूंगा कि इस चीज़ को लंबे समय से चुनौती दी जा रही है, और ऐसे कई नाम हैं, मनोज बाजपेयी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, कानपुर से मैं आपका भी नाम उसी फ्रेम में रखता हूँ। लेकिन जो नेपोटिज्म की परिभाषा लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको कैसे दर्शाया जाए? क्या ये बात ज़रूरी है कि बड़े फिल्म स्टार का बेटा जो है, अगर वो स्टार बनता है तो नेपोटिज्म के ज़रिए ही बना है, उसके भीतर अभिनय नहीं है? या वो अगर नहीं बना है तो नेपोटिज्म कहाँ था? नेपोटिज्म के इस पूरे जो चक्र को, इस खेल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और राघव भाई, है क्या कि लोग जब तक आपको जानते नहीं हैं तब तक आप पे दांव नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस ट्रेंड को तोड़ा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, मनोज बाजपेयी ने, छोटे शहरों से गए हुए लोग, इन्होंने आज एकदम बूम किया है, ठीक है। इरफान खान, इन्होंने अपने दम पे इंडस्ट्री को स्थापित किया है, अपने अभिनय के दम पे। और वहीं आप स्टार पुत्रों को देख लीजिए, उन्होंने आपके नाम पे काम तो मांग लिया, ठीक है, लेकिन मिला नहीं।
एक बहुत बड़ा एक्टर हैं जिन्होंने अपने फादर से कहा कि आप मेरी हेल्प करिए, तो उन्होंने कहा कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से देखिए। तो उन्होंने एज ए असिस्टेंट कैमरामैन, कैमरा अटेंडेंट 7.5 साल नौकरी करी, इसलिए आज उतने सफल एक्टर हैं। तो जब आप आते हैं ना तो उनका आप, नाम भी लीजिए। हाँ, नाम उनका सलमान खान है। और सलीम खान साहब से उन्होंने कहा कि हमको एक्टर बनना है, तो सलीम खान साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तो सलमान खान एज ए कैमरा अटेंडेंट लग गए, 7.5 साल उन्होंने इंडस्ट्री में नौकरी करी और फिर वो आए एक्टर बन के। तो उनको सारी चीज़ें पता थी कि कौन सा लेंस क्या काम करेगा, कौन सा एंगल पे हम खड़े होंगे तो क्या देंगे, इसलिए आज उतने सफल एक्टर हैं। ठीक है, तो जब आ रहे हैं आप तो अपने अंदर चीज़ें लेके आइए ना। आप तो स्टार पुत्र हैं, आप आपके मतलब आप इतने आपके पास सीखने आपके के पास मौके सीखने के ज़्यादा हैं। मौके ज़्यादा हैं, है ना। हम लोग तो छोटे घरों से आए, हमारे कोई सपोर्ट नहीं था। फादर रेलवे में थे, मदर एक हाउस वाइफ थी, अपना शौक इस फील्ड में ले आया। तो आप नहीं कर पाते हैं, आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के दम पे कि आप उनके फलाने के लड़के हैं, ढिकाने के लड़के हैं, तो ऐसे काम मिल जाता है, लेकिन आप अपने को नहीं स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, जैसे बॉबी देओल जी ने अपने आप को वापस से कम बैक किया है। ठीक है, तो कम बैक करने में वो चीज़ें लेके आए, चाहे उनकी क्लास आप 83 देखिए, आश्रम देखिए, उन्होंने वापस से अपने आप को कहीं भी रहे, उनको फिल्में मिल, नेपोटिज्म के शिकार हुए नहीं हुए इस पर नहीं ध्यान दूंगा, नहीं ध्यान गया मेरा, लेकिन वापस जब आए उन्होंने तो वापस वो इट्स अ नाइस हाँ कमबैक। हाँ नाइस और इस कमबैक बीच किया। में मैंने कुछ चीजें पढ़ी उनके हाँ। लेकर के कि वो एक लंबे समय तक डिप्रेशन में डिप्रेशन में रहे, थे उसके और- बाद उन्होंने फिर से हाँ, बॉलीवुड हाँ। में आकर के सीखा लेकिन लंबे उन्होंने समय तक। मतलब उन्होंने कहीं इस तरह से काम नहीं मांगा, मैं धर्म जी का बेटा हूँ, हाँ। मुझे काम दिया जाए, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना। तो बस यही है। और रही नेपोटिज्म की बात, तो हम लोगों के साथ ये होता है कि सिलेक्शन किसी कैरेक्टर के लिए हुआ, मिल कुछ रहा है, ठीक है, बाद में मालूम पड़ता है डायरेक्टर कह रहा है कि मेरे अपने लोग करेंगे, तो ये तो हर जगह है। अब वही है कि डार्विन का कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ये बात चल रहा है हर जगह। ये बात हर जगह चल। हाँ। अच्छा, आपका ये इस समय जो अनुभव रहा इन 4-5 फिल्मों का या जितना भी रहा, उसमें से कोई एक बेहतरीन फिल्म और उसका एक बेहतरीन किस्सा दर्शकों को ज़रूर बताइए कि आपको जो अभिनय करने में लगा हो कि यार यही किरदार तो मैं चाहता था, या कोई ऐसा किस्सा आयुष्मान के साथ रहा हो या किसी और एक्टर के साथ जो आपको लगा हो कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ज़्यादा तो नहीं है, मतलब आश्रम तो चलिए मेरे लिए ये बड़ा अचीवमेंट है आश्रम, और इससे बड़ा अचीवमेंट बाला था। बाला में क्या था कि अमर भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त, हम लोग साथ में एक एक्टिंग वर्कशॉप की थी। तो अमर भाई का एक दिन कॉल आता है कि अग्रज एक काम कर, तो मैंने बताइए, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी बाला की कि इसको थोड़ा कनपुरिया टोन कर इसको। तो मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट कनपुरिया करी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बॉम्बे आ सकते हो, तो मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ। तो उन्होंने बुला लिया मुझे। आयुष्मान करना क्या था कि आयुष्मान को ट्रेनिंग देनी थी, कानपुर की लैंग्वेज आयुष्मान को कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद आयुष्मान भाई कानपुर आए, और मतलब इतने हम्बल व्यक्ति की जब मुझे देखा उन्होंने कि मैं हूँ वहाँ पे, मुझे मिले, मुझे हक किया। उसके सडनली उनको एक यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रेस में बुलाया गया उन्हें, और वहाँ से उनको जाना था। तो इतनी तेज़ धूप थी, तो उन्होंने कहा आप काहे से हैं, तो मैंने कहा बाइक से हूँ। तो उन्हें मेरी बाइक किनारे खड़ी करवाई कहीं पे और बोले आप मेरे साथ कार में बैठ के चलिए। तो ये मेरे लिए बड़े वो हैं, बड़ा अचीवमेंट है कि इतने बड़े लोग इतने हम्बल होते हैं। और सीखने को यही मिलता है कि बाला जैसी फिल्म के लिए मुझे एज ए लाइन प्रोड्यूसर का काम दिया गया, पूरे शहर में शूटिंग करवाई, चैलेंजिंग रोल था लेकिन अच्छा लगा करके। बाकी प्रकाश झा सर के साथ काम करना मेरा सपना था, है ना। बहुत लोगों का ये सपना हाँ होता है कि एक बार प्रकाश गंगा झा जल के से मेरा साथ मैंने प्रकाश झा सर से कहा भी कि सर मेरी गंगा जल से आपके साथ काम करने की इच्छा थी। तो बोले नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे मिलके। तो उनके साथ काम कर, और सबसे बड़े वन मैन आर्मी, बहुत कूल डायरेक्टर हैं, एक्टर को फ्री छोड़ते हैं कि आप अपने हिसाब से करिए। ये अच्छा 2-3 लोगों में ये चीज़ मैंने अभी देखी सुनी है। एक अनुराग के साथ ये अच्छा है और एक प्रकाश सर के साथ ये अच्छा है कि वो एक्टर को फ्री छोड़ते हैं। इसका कितना असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक्टर अपने अपने हिसाब से करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टोका टॉकी करेंगे तो जो कैरेक्टर वो करने के लिए आया वो नहीं कर पाएगा, इसलिए छोड़ा जाता है कि चलो ठीक है तुम अपने हिसाब से करके दिखाओ। तो वो मुझे उन्होंने मौका दिया और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। आज तक आप लोगों की दुआओं से फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम को देखा, तो मन खुश होता है, दिल खुश होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आखिरी कमेंट आपसे कानपुर पे लेंगे कि इतना देसी शहर है, इतना प्यारा शहर है। कानपुर के लिए अगर आप 2 शब्द कहना चाहें कि इस शहर से आपको क्या मिला, और इस शहर को अगर कुछ चीज़ों में बांधा जाए तो क्या चीज़ें होंगी? हम पले बड़े यहीं के हैं और हम मेन कानपुर के हिस्से में, मतलब हार्ट ऑफ द कानपुर, पटकापुर एक जगह है यहाँ पे फूलबाग चौराहे के पास, मैं वहीं का पला बड़ा हूँ। तो वो कानपुरिया फ्लेवर आज तक अंदर है, ठीक है। उसकी वजह से मेरे घर पे भी बहुत सुनना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अबे तबे है ना,
अब पहले जाओगे, ज़्यादा रंगबाजी ना दिखाओ, ठीक है, भोकाल टाइट है, तो ये फ्लेवर है कानपुर का। अच्छा, कानपुरिया लैंग्वेज में अगर दर्शकों से बोलना हो कि सब्सक्राइब की अपील, तो वो एक बार देसी अंदाज में। ऐसा है गुरु कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, बोलतंत्र है ना, ये राघव त्रिवेदी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर नहीं करोगे भाई जी तो रंगबाजी सब खत्म हो जाएगी तुम लोगों की, है ना। तो बोलतंत्र चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा अग्रज सर हमारे साथ आए, सिनेमा के बड़े आयामों पर बात हुई। और आश्रम आप सभी लोग देखिए, आश्रम का अगला भाग कब आ रहा है ये भी दर्शकों को अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर मिड या नवंबर फर्स्ट वीक में आने का मतलब बहुत वो है। और बाकी मैं बता नहीं सकता, अभी प्रोडक्शन तो कोई बात हुई नहीं है। बहुत अच्छा लगा अग्रज सर के साथ बात करके, और आपने नेपोटिज्म को समझा, कानपुर की रंगत को समझा और सिनेमा के उस तमाम आयामों को समझा। अपील आपसे यही है कि जब भी आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में या सिनेमा में अपने जाने का विचार बनाएं, और अगर कानपुर में हैं तो अग्रज सर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। और ये ज़रूर समझिएगा कि जब देशी शहर से आप उठ करके सिनेमा में जाते हैं तो आपको ऐसे गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बोलतंत्र। धन्यवाद।